दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट के से एक जजमेंट निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जजमेंट पारित किया गया है। इस जजमेंट में ये बताया गया है जमानत अर्जी में आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मतलब कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है मामले पर विचार करते वक्त सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयान प्रासंगिक सुप्रीम कोर्ट में ये प्रासंगिक है कि नहीं है, इन सभी के बारे में आज हम इस जजमेंट में चर्चा करने वाले हैं आपसे कि जो सीआरपीसी का जो सेक्शन 161 होता है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 164 होता है, इन्हीं दोनों सेक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। जो सीआरपीसी का सेक्शन 161 होता है वो बताता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस की बात करता है, जो सीआरपीसी की सेक्शन 161 होता है। और जो सीआरपीसी की सेक्शन 164 होता है वो बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की बात बताता है। तो ये आज ही का जजमेंट है, आज ही सुबह में यह जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम के द्वारा ये जजमेंट को पास किया गया। अब देखिए इस जजमेंट में क्या बताया गया है। दोनों जो एस्पेक्ट थे 161 का और 164 ऑफ सीआरपीसी का, दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं जो इसका बेयर प्रोविज़न है 161 ऑफ सीआरपीसी का, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि 161 ओरिजिनली कहता क्या है। ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर द चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज टू द स्टेट गवर्नमेंट may by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officers may examine orally any person supposed to be acquainted with fact and circumstances of the cases। यहाँ पे जो इस बात का जो जिस्ट होता है वो ये होता है विटनेस का स्टेटमेंट लेना ही यहाँ पे एग्जामिनेशन कहलाता है। इसी को 161 का बयान सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं धारा 164 की। जो सीआरपीसी की धारा 164 क्या कहता है, जो धारा 164 कहता है इसमें ये मेनली ये बताया जाता है, इसके एविडेंसरी वैल्यू को देखा जाता है कि 164 का एविडेंसरी वैल्यू का क्या होता है। इफ़ द मेकर ऑफ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ विटनेस देन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 157 और 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन की बात होता है इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। जब कोई भी मजिस्ट्रेट जब 164 में कोई भी रिकॉर्ड करता है, कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, तो कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट को क्या चेक करना चाहिए, किस तरह से ये कोई उसके ऊपर जो एक्यूज्ड आया उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टीआईपी तो नहीं डाला गया है, मतलब कोई थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस तो नहीं किया गया है अकॉर्डिंग सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर उसके ऊपर इस प्रकार का कोई भी थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस नहीं दिया गया तभी उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट। इन सभी बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि 164 मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करता है किसी का तो वो किन किन बातों का ध्यान रखता है। मजिस्ट्रेट शुड एक्सप्लेन टू पर्सन मेकिंग कन्फेशन। जब कोई पर्सन कन्फेशन करने आता है तो उसको मजिस्ट्रेट ये सारी बातें बताता है। जैसे पहले बात बताता है दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक एनी कन्फेशन, आप बाउंड नहीं है किसी भी कन्फेशन को करने के लिए मजिस्ट्रेट के बिफोर। दूसरी बात ये बताता है that if he make a confession it may be used evidence against him। सेक्शन 164 सब क्लास 2 में ये बात बताई गई है कि अगर आप कोई भी कन्फेशन करते हैं तो वो आपके विरुद्ध ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात जो बताई जाती है मजिस्ट्रेट मस्ट बी सिग्निफाइड एंड शुड बिलीव दैट द कन्फेशन इज बीइंग मेड वॉलेंटरली। मजिस्ट्रेट का ये काम होता है कि मजिस्ट्रेट उसको चेक करे कि ये जो कन्फेशन किया जा रहा है ये वॉलेंटरली किया जा रहा है कि किसी के दबाव में किया जा रहा है। जो मैंने टीआईपी बताया है थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस में तो ये जो कन्फेशन है वो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि हाँ ये व्यक्ति टीआईपी में कर रहा है, मीन्स कि थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस में कन्फेशन कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट ये कहता है कि आप उसको टाइम दे देता है मजिस्ट्रेट और कहता है कि जब ये तुम्हारे ऊपर से जब थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस हट जाएगा, इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप कन्फेशन को दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर निर्णय दिया गया है। तो इस मामले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयान गंभीर अपराध के मामले में जमानत अर्जी की मंजूरी के लिए आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति बी
रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा, पूर्व दृष्टया आरोप गंभीर है और यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग में कोई सामग्री नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी शख्स को जमानत मंजूर कर दी थी। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए बेंच ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के अपराध को संकेत देने वाले बयान सहित रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों की अनदेखी की है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रहा है कि धारा 164 और 161 के बयानों के रिकॉर्ड को ये क्या कर जाता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने ये जजमेंट पास किया है। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान साक्ष्य में स्वीकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन गंभीर अपराध के मामले में जमानत के आवेदन में एक आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने के लिए ये बयान प्रासंगिक है। अब देखिए कौन कौन से बयान प्रासंगिक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी को जमानत उसके खिलाफ आरोपी की जघन्य प्रकृति, कथित अपराध की गंभीरता और अंतिम दोष सिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता पर विचार किए बिना केवल इसलिए दी गई थी क्योंकि इस मामले के एक सह आरोपी को भी जमानत मिल गई थी। सिर्फ इस ग्राउंड पे इनको बेल दिया गया है क्योंकि जो इसका को एक्यूज्ड था, जो सह अपराधी था, उसको जमानत मिल गई थी। इसी आधार पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दिया था। अब आगे देखिए क्या होता है। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के लिए दाता राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2018 एससीसी मामले की टिप्पणी पर भरोसा जताया था। उन्होंने प्रीवियस जजमेंट को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो प्रीवियस जजमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही, उस प्रीवियस जजमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो प्रीवियस जजमेंट था उसी जजमेंट के आधार पर ये जजमेंट पास किया गया था। इनका कहना ये था। अब दाता राम सिंह में जो कंडीशन बताया गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। दाता राम सिंह मामले में की गई टिप्पणी एवं दिशा निर्देश चेक जारी करने और फिर चेक के भुगतान को रोकने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रखने के संदर्भ में थे। आरोपी को हिरासत में रखने के लगभग 5 महीने बाद भी पहले ट्रायल कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत आदेश को रद्द करते हुए बेंच ने कहा। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बेंच, 2 जजेस की जो बेंच है, वो बेंच ने क्या कहा। प्रतिवादी अभियुक्त के खिलाफ एक 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और निर्मम हत्या का आरोप लगाया गया। अपराध जघन्य और कायरतापूर्ण है। बलात्कार के साथ ही अपराध में पकड़े जाने से बचने के लिए एक बच्ची की हत्या का आचरण और फिर सबूत मिटाने के लिए लड़की एवं उसके दागदार कपड़े और अन्य सामान को मिट्टी में दफनाना और हत्या के अपराध से बचने की आशंका कानून की प्रक्रिया से बचने की प्रवृत्ति का संकेत है। यह संभव है कि प्रतिवादी आरोपी कानूनी की प्रक्रिया से बचने के लिए भाग सकता है। मामले में विचारण किस प्रकार से किया जा रहा है। इंद्रेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में ये बताया जाता है। जो इसके हेड नोट्स बताए जा रहे हैं, जो केस के जो हेड नोट्स हैं वो बता रहे हैं हम। हेड नोट्स इसमें क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 439 और धारा 161 जमानत। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान साक्ष्य में स्वीकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन गंभीर अपराध के मामले में जमानत देने के आवेदन में सीआरपीसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है। अब इसका सारांश क्या निकल रहा है। सारांश में ये बताया जा रहा है, पास्को आरोप को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील। आरोपी ने कथित तौर पर 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार की हत्या की। अपील को अनुमति दी। पूर्ण दृष्टया आरोप गंभीर है, सजा गंभीर है और यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। जितनी बातें थी हमने आपको इसमें बता दी। मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी निर्णय था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने खारिज कर दिया। और इसलिए खारिज किया क्योंकि यहाँ पे जो 161 और 164 का जो बयान है, उसी बयान को मद्देनज़र रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पारित कर दिया था, जमानत दे दिया था अभियुक्त को। तो और इस जमानत को इलाहाबाद हाई कोर्ट
के बाद फिर उसको चैलेंज किया गया है सरकार के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ज़मानत को खारिज कर दिया कि नहीं, ये इस प्रकार की ज़मानत हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के सामने हमेशा लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और जितने भी इससे रिलेटेड प्रोविज़न होते हैं उन सभी प्रोविज़न्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर इसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।